नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम करवाते हैं आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ अनोखा, कुछ अलग काम किया है। जी हाँ, इसी क्रम में हमारे साथ आज हैं डीआईजी वाराणसी कमिश्नरेट के पद से सेवानिवृत्त हुए श्री संतोष कुमार सिंह जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है द सुधांशु शो में। क्या शुरू से आप पुलिस के इस सर्वोच्च पद पर जाना चाहते थे या कहीं किसी और जगह मंशा थी? देखिए, मैं एक ऐसे परिवेश से आया था जी, जहाँ शुरुआती दौर में पता भी नहीं था और उस युग में बहुत ज़्यादा जागरूकता भी नहीं थी कि समाज के लोगों को तमाम सिविल सर्विसेज के बारे में जानकारी हो। लेकिन चूंकि मैं पढ़े लिखे परिवार से था तो बहुत बचपन में गांव में रहते हुए भी मेरे अंदर इस तरह की महत्वाकांक्षा परिवारिक जनों द्वारा भरी गई कि मुझे उच्च प्रशासनिक पद पर जाना है जी। लेकिन जब मैंने इंटरमीडिएट अपना कंप्लीट किया तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे पुलिस में जाना चाहिए। अच्छा। और ये इसलिए आया कि मुझे लगा कि पुलिस अंग्रेजों ने बनाई अपने निहितार्थ स्वार्थों की हिफाजत के लिए, आज भी लगभग थोड़ा बहुत उसी पैटर्न पे चल रही है। आम आदमी, गरीब आदमी जिसका दैनिक जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में पुलिस से पाला पड़ता है, उसे बड़ा भय है पुलिस। जी 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 जी। तो पुलिस में जिस स्तर की संवेदनशीलता की आवश्यकता मैं समझता था उस युग में, जी जी, मुझे लगा कि वो मुझ में है। जी जी। तो दिमाग में अगर ये कहा जाए कि आपने ये सोच लिया था, ठान लिया था कि सिस्टम में जाकर के ही सिस्टम को ठीक करना है। बिल्कुल यही संभव ही है जी। आप दूर रह करके केवल आलोचना कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ करना है तो वहां पहुंचना पड़ेगा। अगर आपको शिक्षा में बदलाव लाना है जी, तो जो शिक्षक है उसको अपने को बदलना पड़ेगा और वो परिवेश देना पड़ेगा छात्रों को। हर फील्ड की वही बात है। अगर आपको लगता है कि देश जो लाखों डॉक्टर्स प्रतिवर्ष पैदा कर रहा है और आम आदमी, गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी जिस तरह से अपनी जमीन बेचकर, गहने बेच कर इलाज करा रहा है जी, तो डॉक्टरों में वो संवेदनशीलता नहीं है जी। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको हॉस्पिटल के गेट से बाहर कर दिया जाएगा। तो जो संवेदनहीनता का ये युग है जी, और एक तरह का आर्थिक युग है, तो लगभग इसी तरह की संवेदनहीनता जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में समाज में दिखती है जी। और तो आप उस सिस्टम में जाके ही कुछ कर सकते हैं। तो आपने शुरू में क्या आपका पुलिस में ही सिलेक्शन हुआ या फिर कहीं और? नहीं, देखिए, मैं थोड़ा भाग्यशाली था, मैं पढ़ने में ठीक ठाक था। अच्छा। और मैं बीए में गोरखपुर यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा, एमए में मेरी 3rd पोजीशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आई और मैं नेट क्वालिफाई किया तो 3rd पोजीशन आने से मन खिन्न था, मैं वापस चला आया बीएचयू और यहाँ से मैंने रजिस्ट्रेशन कराया रिसर्च में, नेट क्वालिफाई किया था, जेआरएफ हुआ जी और लगभग 2.5 साल बीएचयू में रहा। और ये मेरा सौभाग्य ही था कि मेरी जो पहला सिलेक्शन हुआ 91 में, वो मार्च में रिजल्ट आया मध्य प्रदेश का, मेरी 3rd पोजीशन आई, डिप्टी कलेक्टर हुआ। इसके लगभग 1 महीने बाद यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया, डिप्टी एसपी हुआ और इसके 2-3 महीने बाद 5 अगस्त को 91 में यूपीएससी का आईएएस एलाइड का मेरा सिलेक्शन था कस्टम अप्रेजर के पद पर। तो इस तरह 3 सिलेक्शन लगातार 5-6 महीनों के भीतर हुए और उनमें मैंने जो जॉब सेलेक्ट किया वो तुलनात्मक रूप से सबसे इन्फीरियर माना जा सकता है पुलिस का क्योंकि 1 साल मैंने डिप्टी कलेक्टर की नौकरी भी की मध्य प्रदेश में, राजा वाली। हाँ, और लेकिन मुझे लगा कि यहाँ बहुत कुछ पब्लिक के लिए करने को नहीं और चूंकि दिमाग में इस तरह का एक कॉन्सेप्ट बन गया था कि मुझे पुलिस में जाना है, फितूर आ गया था, तो मैंने कस्टम की नौकरी छोड़ी, मैंने डिप्टी कलेक्टर की नौकरी छोड़ी और यूपी पुलिस को ज्वाइन किया जी। तो पहला सिलेक्शन कहाँ पे हुआ? मेरी पहली पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद एटा में हुई और मैं 3 साल सीओसीटी एटा रहा। अच्छा, ये बताइए कि आप जबकि डिप्टी कलेक्टर का पद छोड़ के आए थे और एटा जैसे जगह पे जो कि बड़ा खतरनाक माना जाता है, तो क्या कहीं ऐसा नहीं लगा रात को सोते समय कि यार गलत हो गया डिसीजन? नहीं, मैंने पुलिस की नौकरी में सबसे संतुष्ट अगर मैं अपने को पाता हूँ, जो भी लोग मेरे इर्द गिर्द रहे तो मुझे बड़ा जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। मुझे
लगता है कि यदि मैं पुलिस में न होता तो शायद मैं इतना संतुष्ट जीवन और नौकरी न कर पाया होता। जी जी। और डेली मुझे वो अवसर मिलते थे। अच्छा। प्रतिदिन एक दो ऐसे उदाहरण आ जाते थे जब मुझे लगता था कि यदि मैं पुलिस की नौकरी में न होता तो आज इस आदमी की मदद करने में सक्षम न होता। और बहुत बार मतलब पुलिस ही एक मुझे जॉब लगता है जहां आपको जॉब सेटिस्फेक्शन के अनंत अवसर है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कर पाते हैं या क्या किस मंशा से आप नौकरी कर रहे हैं। जी। लेकिन आप नियमित कभी भी किसी पुलिस ऑफिस में आप पहुंच जाइए, वहां पब्लिक की पीड़ा आप देखिए। जी जी। तो आपको लगेगा कि अगर कोई इनको सुनने वाला हो ठीक से, तो शाम को मैं जैसे ऑफिस में 10 बजे तक पहुंच जाता रहा पूरी नौकरी में, और जब 2:30-3 बजे मैं वापस आता था तो जॉब सेटिस्फैक्शन का ढेर सा आनंद लेकर आता था। तो मुझे कभी थकान नहीं लगी और पूरी नौकरी में मैंने कभी छुट्टी नहीं ली। ये भी एक आश्चर्यजनक है। और बहुत सुंदर। इवन मेरे बेटे की शादी थी, मैं एसएसपी बुलंदशहर था, तो मैंने एक दिन की छुट्टी लेके शादी निपटाई क्योंकि मुझे बड़ा आनंद आता था। एक दिन भी मैं हटता था तो मुझे लगता था कि यार आज का दिन चूक गया। सलाम है आपके जज्बे को। अच्छा ये बताइए कि संतोष सर कि आप तो अपने पोस्टिंग में काफ़ी जगह घूमे, भारत में काफ़ी जगह गए होंगे अपने नौकरी के दौरान, जगह जगह पोस्टिंग्स मिली आपको, तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया? हालांकि आप आनंद तो रोज ही लेते हैं। नहीं, अब देखिए कई बार चीज़ें हैं। मुझे बहुत शुरुआती नौकरी में, मैं एटा में था जी, मुश्किल से 5-6 महीने की मेरी नौकरी थी। एक दिन एक लगभग 65-70 के बीच की वृद्धा माता आई जी। उन्होंने बताया कि उनके 2 नौजवान बेटों का अपहरण करके हत्या हो गई। और उसने 2-3 गवाह बताए कि ये उसके गवाह हैं और पुलिस मुकदमा नहीं लिख रही। मैंने इंस्पेक्टर से बात की तो इंस्पेक्टर ने बताया कि साहब इसके बेटों ने 3-4 साल पहले मर्डर किया था और वो मुकदमा अब ट्रायल पे आ गया है। तो ये वृद्धा जो है चाहती है कि मुकदमे का ट्रायल रुक जाए, तो किसी तरह अपने बेटों को कहीं गायब करके और मुकदमा लिखा देना चाहती है ताकि अदालत से वारंट न कटे और ये हो जाए कि बच्चों की हत्या हो गई। तो इंस्पेक्टर की बात काफ़ी जेन्युइन लग रही थी, लेकिन उस महिला ने 3 गवाह रखे थे। मैंने उनको अपनी जिप्सी में बैठाया, नई नौकरी थी, नया जुनून था। मैं गवाह के यहाँ गया। गवाह 15-20 किलोमीटर दूर एक सकीट गांव था, थाना है जी, वहाँ का रहने वाला था। मैंने उसको बुलाया और ठीक से धमकाया तो उसने बताया कि साहब मैंने कुछ देखा नहीं है, हमारी रिश्तेदार हैं, इन्होंने कहा था कि तुम गवाही दे देना और मैंने फिर जो होगा देखा जाएगा। फिर दूसरे गवाह के यहाँ गया, कागजी गवाह थे, वकील द्वारा तैयार किए गए। जी जी। तो दूसरे गवाह को भी मैं अकेले में ले जाके धमकाया तो उसने भी यही बात की कि उसने कोई अपहरण होते हुए नहीं देखा है। वृद्धा का कहना था कि मई के महीने में तारीख पर उसके बच्चे दिल्ली से आए थे और एटा कोर्ट से फिर वापस नहीं गए, न तो दिल्ली पहुँचे और न गाँव गए। और एक जो वृद्धा माता जी थी उनकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास थी, बच्चे भी 25 से 35 के बीच में दोनों थे और 2 ही उसके बेटे थे। बस ये था कि दोनों बेटों ने 2-3 साल पहले एक रिश्तेदार की हत्या कर दी थी, उसमें वो नामित अभियुक्त थे और वो मुकदमा ट्रायल पे आ गया था। तो जो कि गवाहों ने पूरी तरह पलट दिया, तो मुझे भी लगने लगा कि ये कहानी कुछ है, क्योंकि पुलिस वाले शुरुआती दौर में जैसा नीचे वाले समझाते थे लगभग वही बात समझ में आती थी। फिर वो माता जी जो है एसएसपी से मिली, श्री KL मीना साहब, बड़े अच्छे मजबूत ईमानदार पुलिस अधिकारी रहे जी, कन्हैया लाल मीना जी जी। तो उन्होंने हमसे पूछा, मैंने भी उन्हें यही कहानी बताई, वो भी संतुष्ट हो गए। अच्छा। उन्हें भी लगा कि बिल्कुल ठीक बात जेन्युइन बात है, चूंकि एटा एक अद्भुत किस्म का जिला था उस जमाने में। तो अभी भी हाँ, लेकिन आश्चर्य ये हुआ कि इसके बाद वो माता जी का घर एटा सिटी से लगभग 55-60 किलोमीटर दूर जलेसर थाना क्षेत्र लास्ट है फिरोजाबाद बॉर्डर का, तो वहाँ की रहने वाली थी। और डेली मैं सोया रहता था तो 7 बजे मेरे आवास पे आ जाती थी और बैठ के बाहर रोती रहती थी। फॉलोअर आता था, मुझे जगाता था, क्योंकि मैं देर रात सोता था, 3 बजे 2:30-3 बजे। तो वो उसको चाय वाय पिला देता था। जब मैं तैयार होकर ऑफिस जाने लगता था तो माता जी को मीठी गोली देता था, क्योंकि मुझे भरोसा था कि ये फर्जी कहानी लिखाना चाहती है ताकि उस ट्रायल से बच्चों को बचाया जा सके।
16 दिन गुजर गए। ठीक। वो डेली आती थी ठीक। और डेली रोती थी। बिल्कुल। तो 17वें दिन जब मैं निकला घर से तो मुझे लगा कि लगातार इतने दिनों तक कोई ड्रामा नहीं कर सकता। हमको लगा कि हम लोग इसकी संवेदना को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो मैंने इत्मीनान से बैठाया उनको अंदर ड्राइंग रूम में, और अनुसूचित जाति की महिला थी, उनको चाय पिलाई। हमने कहा माता जी देखो, आपके सारे गवाह बता रहे हैं कि आपने फर्जी सिखाया था, और कैसे आपको लगता है कि बेटों की हत्या हो गई। तो बिलख के रोने लगी। उसने कहा कि बेटा मेरे पास कोई गवाही नहीं है, क्योंकि वकील ने कहा था कि 2 गवाह रख लो, तो इसलिए मैंने 2 रिश्तेदारों को पैसा दे के तैयार किया था। लेकिन एक माँ का दिल कहता है कि मेरे बेटों की हत्या हो गई है। अच्छा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि मेरे आंसू हमेशा के लिए पोंछ दो या मुझे अधमरा करके छोड़ दो। अगर इस बात का भी खुलासा हो जाए कि बेटे मेरे नहीं है तो मैं सुकून से मर सकूंगी, जितना रोना है रो लूंगी। मुझे उनकी बात में काफ़ी सच्चाई लगी और अपने आप को बड़ी संवेदना पीड़ा सी हुई। इसके बाद मैंने माता जी से कहा देखो, पुलिस कोई कार्रवाई तभी कर सकती है जब कोई मुकदमा लिखा हो जी। तो मैंने अपने मुंशी को बुलाया। मैंने उनसे कहा कि 364 IPC का माने हत्या के इरादे से अपहरण जी, एक मुकदमा जिनको जिनको ये शक है उनके खिलाफ बना दो और थाने में मुकदमा लिखवा देते हैं। क्योंकि दोनों पक्ष अनुसूचित जाति के थे तो SC ST नहीं लगना था। इसके बाद मुकदमा लिख गया। माता जी थाने पे गई FIR लेने, तो इंस्पेक्टर ने धमकाया कि CO साहब ने मुकदमा लिखाया है, वही जांच करेंगे, फर्जी मामला लिखवा दियो। पुलिस नहीं चाहती थी कि मुकदमा लिखा जाए और पुलिस इरिटेट हुई, तो उसने माता जी को भी धमकाया। तो माता जी आई हमारे पास, रोने लगी। हमने कहा देखो माता जी, तुम्हारा मुकदमा केवल मैं ही खोल सकता हूँ। ये जितने लोग हैं सबके मन में इस बात की ग्रंथि बन गई है कि आप बच्चों को बचाने के इरादे से फर्जी मुकदमा लिखा रहे हैं। और मैं आपकी संवेदना के लेवल पे जाके जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ होता तो मैं क्या चाहता, तो मैं उस दृष्टि से प्रयास करूँगा। 4-5 दिन बीत गए। एक दिन फिर माता जी आई सुबह, तो मैंने SSP साहब को फ़ोन मिलाया। तब लैंडलाइन ही हुआ करता था। हमने कहा सर आज ऑफिस नहीं आऊँगा, और एक माता जी वाला जो प्रकरण था वो मैंने उन कप्तान साहब को बताया विस्तार से। और मैंने कहा कि उसमें मैं मुलजिमों की तलाश में जा रहा हूँ जो नामित किए गए हैं। ठीक। फिर माता जी को ही उनकी जिप्सी में बैठाया। बहुत दूर दूर के मुलजिम थे, माने वो 4 मुलजिम थे या 5, और पाँचों 5 जगह के थे। तो मैं उनको साथ ले, और चूंकि सब उसके रिश्तेदार थे तो जानती थी पते, मैं उनको लेके 5 जगह गया, 5 नहीं मिले। और 5 का एक साथ अपने अपने घरों से गायब होना, मुझे लगा कि इसमें कुछ संदेह है जी। इसके बाद दूसरे दिन उनमें से एक मुलजिम कोर्ट में हाजिर हो गए। बहुत बढ़िया। मुझे लगा जिस एटा जिले में असली मर्डर में नेतागिरी शुरू हो जाती है, 50 लोग पैरवी करने आते हैं कि साहब फर्जी है, फर्जी फंसाया जा रहा है, उस एटा में माने अभियुक्त का स्वतः हाजिर होना, इसका मतलब कि इसके बच्चों की हत्या हो गई है और पुलिस एविडेंस न तलाश सके, इसलिए मुलजिम ने जानबूझ के कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सब इंस्पेक्टर को बुलाया जिसके नाम लिखा पढ़ी में कागज में विवेचना थी। तो अदालत में हमने पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अप्लाई किया। तो उधर से जो एटा के सबसे अच्छे वकील थे, महंगे, वो थे। हमारी ओर से सरकारी वकील साहब थे। अब 2.5-3 घंटे बहस चली और इस ग्राउंड पे हमारे एप्लीकेशन जो हमारे सब इंस्पेक्टर ने दिया था खारिज कर दी गई कि मैं भी बहुत अनट्रेंड था और बहुत जानकारी नहीं थी। मैंने एप्लीकेशन पे लिख दिया था कि सबमिटेड एंड रिकमेंडेड, सबमिट करना था। क्योंकि इस बात पे जाके लॉजिक आई कि कोर्ट को कुछ रिकमेंड नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसलिए एप्लीकेशन खारिज करने योग्य है और इस आधार पर मेरी वो एप्लीकेशन जो थी वो खारिज कर दी गई। फिर मैं CGM साहब से शाम को उनके घर पे मिला, हमारे बगल में ही रहते थे। तो कहे यार तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है? हमने कहा साहब संवेदनाओं का मामला है और मैं चाहता हूँ कि अगर इसके बच्चे नहीं हैं तो इसे पता चल जाए, जितना रोना है, जितनी आंखों में आंसू है, पीड़ा है, वो बाहर निकल जाए, और अगर बच्चे जिंदा हैं तो सच सामने आ जाए और फिर हम इसके खिलाफ कार्रवाई करें। हम निष्पक्ष हैं लेकिन संवेदना के साथ। तो CGM साहब ने कहा कि ऐसा है कि तुम्हारा जो सरकारी वकील है बड़ा कमजोर है। अच्छा, कल आप दूसरी एप्लीकेशन दो, उसमें केवल सबमिटेड लिखो, रिकमेंडेड शब्द हटा दीजिए, क्योंकि कोर्ट को आप कुछ रिकमेंड नहीं कर सकते।
और उन्होंने बताया कि एक चौहान साहब हैं, अच्छे वकील हैं, उसी के इक्वल हैं जो उधर से वकील हैं। तो हमने कहा साहब पैसा न मेरे पास है न माता जी के पास। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ वकील साहब के यहाँ शाम को मिलो, और अच्छे हैं, हो सकता है बिना पैसे के आपकी मदद करें, कोर्ट में खड़े हो जाएं। जी। तो मैं 9 सवा 9 बजे उनके यहाँ गया। थोड़े ही दिन हुए थे लेकिन मेरी इमेज छब बड़ी अच्छी थी। अच्छा। तो वकील साहब मतलब कभी मेरी मुलाकात नहीं थी, लेकिन मुझे लेकर के उनके मन में बड़ी साफ सुथरी अच्छी छवि थी। जी जी जी। तो उन्होंने हमारा बड़ा स्वागत किया और बैठाए, चाय पानी कराया। फिर हमने समस्या बताई। हमने कहा देखिए न पैसा मेरे पास है, 3,500 तनख्वाह मिलती है, उतने में किसी तरह जी खा ले रहा हूँ, और न माता जी के पास है, अकेली है, विधवा है, 2 जवान बेटे थे गायब हैं। कस्टडी रिमांड के लिए आपको खड़ा होना है, और आपके खिलाफ ये वकील साहब हैं और बड़े तगड़े वकील माने जाते हैं एटा कचहरी के। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं रहूँगा। अगले दिन फिर उस पर करीब 2.5-3 घंटे विधिवत बहस चली। बहस के बाद सीजीएम साहब ने जजमेंट जो है कल के लिए रिजर्व कर लिया। तो शाम को उन्होंने मुझे बुलवाया अपने घर पे और कहा कि देखो मुझे पता है कि जजमेंट जब मैं दूंगा तो आधे घंटे में मेरा जजमेंट स्टे हो जाएगा। इस तरह की डीलिंग उधर से हुई है कि कोई न कोई हमसे सीनियर स्टे कर देगा, स्टे करा देगा, तो तुम्हारा सारा प्रयास विफल हो जाएगा। तो मैंने कहा क्या करूं? उन्होंने कहा देखो मैं 10:15 तक रोज कोर्ट पहुंचता हूं, ठीक 10 बजे पहुंचूंगा, 10:02 पे आपको ऑर्डर दूंगा, आप 20 मिनट के अंदर उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा लीजिए कि जेल से किसी तरह उसको मुलजिम को बाहर निकाल लें। तो जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो स्टे निरर्थक हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। तो मैं सुबह 8 बजे ही सक्रिय हुआ, जेल में गया, जेल अधीक्षक से बात किया, मुलजिम को बुलवा के बाहर वाले कमरे में जेल अधीक्षक के रखवाया, और ठीक जैसे 10 बजा, मैं तो 9:45 बजे ही कोर्ट के सामने खड़ा था। सीजीएम साहब आए, उन्होंने दस्तखत किया और ऑर्डर की कॉपी थमाई। उसको लेके मैं भागा, सीधे जेल गया और जेल से मुलजिम को 2-3 मिनट में निकाला, गाड़ी में बैठाया, जिला अस्पताल मेडिकल कराना होता है। तो जब मैं मेडिकल करा के लौट रहा था तो 2 वकील मोटरसाइकिल से पीछा करते हुए स्टे का कागज़ लेके आए, लेकिन हमने कहा देखिए स्टे का जो आदेश है जेल अधीक्षक के लिए है। अच्छा। और ये एग्जीक्यूट हो चुका है, अभी निरर्थक। और मैं उसको लेके गया, थोड़ा सा अब आप उसको 3rd डिग्री ही कहें, इस्तेमाल किया। उसने कहा कि सर हमने जहाँ लाश छुपाई है चल के दिखा सकता हूँ। लाश की बरामदगी हुई, हज़ारों की भीड़ थी और शहर से मात्र 1.5-2 किलोमीटर दूर। तो इस तरह माताजी बहुत रोई, और लेकिन इसका मुझे सुकून रहा कि जितनी पीड़ा उनके अंदर थी वो सब बाहर आ गई। और इस घटना के लगभग 2.5 साल बाद जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ, तो जिस दिन मुझे वापस आना था ट्रांसफ़र पर, उस दिन सामान वामान गाड़ी में लदवाने के बाद जब मैं घर के बाहर निकला तो देखा गेट के बाहर माताजी बैठी रो रही थी। तो जिंदगी में मुझे लगा कि यदि मैं न होता तो ये हत्या का रहस्य रह जाता, क्योंकि पुलिस इस बात पे भरोसा कर रही थी कि बच्चे मर्डर के मुलजिम हैं। और हुआ यह था कि एक कॉमन रिश्तेदार थे, उसके माध्यम से बच्चे कोर्ट में आए थे। कोर्ट से जब निकले तो वो कॉमन रिश्तेदार मिला, उसने कहा कि तुम्हारे पीछे कुछ बदमाश लगे हैं, हत्या कर सकते हैं, तुम मेरे साथ चलो। शहर से 2 किलोमीटर, हेड कांस्टेबल का लड़का था जो दूसरे ज़िले में तैनात था। तो अपनी ट्यूबवेल पे ले गया और वहाँ पे उन्होंने मीट बनाया, मीट में कुछ मिला दिया जिससे नींद में चले गए। इसके बाद शाम को जो है इसकी गर्दन काट के दोनों की, और जो नाली जाती थी कच्ची खेतों में, उसी में 5 फीट गड्ढा खोद करके एक के ऊपर एक लाश रख करके उधर कर दिया। बड़ी बड़ी घासें आ गई थी क्योंकि 3-4 महीने बीत चुके थे, और क्योंकि 2-3 महीने तो माताजी सोचती रही कि बच्चे दिल्ली में हैं, मोबाइल और फ़ोन का युग था नहीं। और बाद में जब माताजी सक्रिय हुई तो महीनों पुलिस टरकाती रही। तो इस तरह से मतलब वो खुलना बड़ा मुश्किल था। तो मुझे लगा कि आज पुलिस में आना सार्थक हो गया। अगर मैं ज़िंदगी में और कुछ भी न कर पाऊँ तो कम से कम एक माँ के आंसू हमने अस्थायी रूप से पहुँचे।
तो वैसे आपकी बातों को सुन करके हमारे भी रोंगटे बिल्कुल खड़े हो गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी बिहार बेस्ड मूवी, बिहार बेस्ड तो नहीं कहूँगा, फिलहाल जो गंगा जल मूवी है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई गंगा जल या अपहरण जैसी मूवी की पटकथा चल रही है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कई बार मुझे लगता था कि मैं न होता तो न होता। अभी आपको एक लेटेस्ट घटना बताऊं, मैं एसएसपी बुलंदशहर था जी। एक आदमी आया आहार थाना क्षेत्र का। आहार वो थाना है जहाँ से भगवान कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण किया जी, मंदिर है जी जी। तो वो तो रेफरेंस में बता रहा हूँ। तो आहार का रहने वाला एक आदमी आया, वहाँ बच्चों के परिवार के साथ अस्थायी रूप से रहता था और घर आया था। मेरी 13 साल की बेटी का अपहरण हो गया है। अच्छा। और पुलिस मुकदमा नहीं लिख रही है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था पुलिसिंग में कि मेरे ज़िले में बड़ा मुश्किल था कि किसी का कोई घटना हो जाए और मुकदमा न लिखा जाए। थानाध्यक्ष को फ़ोन मिलाया और पूछा भाई मुकदमा क्यों नहीं लिख रहे हो। तो एसओ ने बताया कि साहब इसकी लड़की तमिलनाडु से गायब हुई है। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा तुम्हारी लड़की तमिलनाडु से गई? तो कहा साहब हाँ तमिलनाडु से गई। तो हमने कहा यहाँ क्यों लिखा रहे हो? तो बताया कि 2 महीने में तमिलनाडु पुलिस के चक्कर काटता रहा, मुकदमा नहीं लिखा गया। तो हम लोग थक हार के अपने गांव आ गए थे, वहाँ शर्म आती थी। तो गांव में हमारे प्रधान जी ने कहा कि कप्तान साहब बहुत अच्छे हैं, जाओ मुकदमा लिख जाएगा। तो मैं आया हूँ। अब साहब लड़की गायब है, हमको लड़की से मतलब है, कहीं गायब हुई हो घटनास्थल से मेरा क्या मतलब। तो मुझे एक पल के लिए लगा कि यार अगर इसकी जगह मैं होता और अनपढ़ होता और पुलिस मुकदमा न लिखती तो मैं क्या चाहता। तो मैंने उनसे कहा यार देखो घटनास्थल तो आपका तमिलनाडु का है, लेकिन अगर आप ऐसे बताओगे लिखाओगे तो मुकदमा लिखा नहीं जाएगा। अब आप भूल जाओ कि आपने हमसे कुछ कहा। एक वकील साहब खड़े थे, मैंने उनसे बताया कि वकील साहब इनसे एक तहरीर लिखवाइए कि अपनी 13 साल की लड़की के साथ तमिलनाडु से आए हुए थे और यहाँ फला आदमी तमिलनाडु से आया और उसके पहले से लड़की से संपर्क थे और मेरी नाबालिग बच्ची को बहला फुसला के भगा ले गए। और घटनास्थल यहाँ का हो जाएगा, बाद में विवेचना में जो होगा हम देखे जाएंगे। लेकिन जो तात्कालिक मदद है कि एक बाप जिसकी 13 साल की नाबालिग बच्ची एक आवारा आदमी के साथ लापता है, कम से कम वो कब्जे में तो आए बाप के। तो तहरीर आई, मैंने आदेश किया, मुकदमा लिखा, मैंने तमिलनाडु फोर्स भेजा उस आदमी के साथ और लड़की 7वें दिन बरामद हो गई। तो गरीब आदमी जो बुलंदशहर की सबसे महंगी मिठाई थी वो लेके ऑफिस में आया और जितने लोग 40-50 लोगों को मीडिया के लोग वहाँ मौजूद थे सबको मिठाई खिलाया। तो बात मिठाई की नहीं है, बात उस संवेदना की है, उस भावना की है। तो मुझे लगता था कि अगर मैं बहुत ज़्यादा कानून का पालन करता कि नहीं घटनास्थल तो तमिलनाडु का है, मैं FIR लिख के भेज दूंगा, तो FIR तमिलनाडु पहुंचने में महीने भर लगते, फिर पता नहीं तमिलनाडु की पुलिस उस पर कार्रवाई करती या न करती। तो पुलिस में ऐसे अवसर बहुत है जब आप किसी के आंसू पोंछ सकते हैं, पीड़ा निवारण कर सकते हैं। और हर आदमी इतना प्रभावशाली नहीं और न ही कोई ऐसा उनके साथ पैरवी करने वाला है। और बहुधा जो स्थिति है संवेदनहीनता की वजह से बहुत बार उन्हें दलाल की मदद लेनी पड़ती है और ज़मीन गिरवी रख करके बेच करके यानी किसी तरीके से दलाल के माध्यम से थाने तक आते हैं जी। तो दलाल और पुलिस दोनों मिल करके दोहन करते हैं। तो मुझे तो वही पुलिस की नौकरी में मैं बहुत सेटिस्फाइड रहा और उसका परिणाम रहा कि बुलंदशहर छोड़े 2022 में जून में मैं आया हूँ बुलंदशहर से जी। अभी अगस्त में मेरे पिताजी की तेरही थी जी जी। मैंने किसी को एक कार्ड नहीं दिया था, लेकिन मुझे लगता है 200-250 लोग घर आए। तो मुझे लगा कि ये हाँ मेरे गांव ये आपकी कमाई। हाँ तो मुझे लगा कि ये संवेदना और सार्थकता है जी। अभी भी दिन भर में 15-20 फोन अकारण लोगों के आते रहते हैं प्रतिदिन, और किसी नेता के या बड़े आदमी के या उद्योगपति के नहीं, आम आदमी, गरीब आदमी, कमजोर आदमी। उसे क्योंकि वो एसएसपी ऑफिस में ऐसे आता था जैसे किसी मंत्री जी द्वारा भेजा गया हो, इतने आत्मविश्वास के साथ वो आता था और मैं उसका पूरा सम्मान करता था। तो क्योंकि मुझे लगता था कि मैं भाग्यशाली हूँ कि आज मेरे पास काम का अवसर है। अगर मैं इस पद से हट जाऊँगा तो मैं अपनी FIR नहीं लिखा पाऊँगा, बड़ा मुश्किल है। सच है। मैं तमाम यह सोच से कहता हूँ कि आज आप कुर्सी पे हो, आप भाग्यशाली हो कि आपके पास अवसर है कि आप दूसरे की FIR लिख सकते हो। कल जैसे ही कुर्सी से हटोगे, अपने बेटे की गायब हुई मोटरसाइकिल की FIR लिखाने में तुमको दांतों चना चबाना पड़ेगा। सच कहते हैं। तो इस संवेदना की आवश्यकता है। अभी जब मैं DIG बनारस था तो एक दिन एक बुढ़िया माता जी आई, ये हाँ
थाना जो मड़ुआडीह के बगल वाला है, रोहनिया थाना। और उन्होंने बताया कि साहब एक आदमी हमसे 2 बिस्सा जमीन 14 लाख रुपए में खरीदा और मैं पढ़ी लिखी हूँ नहीं और मेरा 26 बिस्सा जमीन का बैनामा करा लिया। बहुत बढ़िया। और थाने गई तो थाने वालों ने कहा कि ये तो सिविल का मामला है, कचहरी जाइए, अब तो दीवानी से ही चूंकि बैनामा हो गया हम कुछ कर नहीं सकते। तो मुझे लगा कि दीवानी में तो इसकी पूरी उम्र खत्म हो जाएगी और पार नहीं होगा और पता भी नहीं चलेगा जी। तो मैंने पता किया कुछ इलाके में जमीन का रेट क्या है। तो जमीन का रेट लगभग जिस जहाँ की थी 10-12 लाख रुपए बिस्सा थी। 2 बिस्सा जमीन इन्होंने गरज की कोई जरूरत थी तो 14 लाख में बेचा था, तो मान लीजिए 7 लाख रुपए बिस्सा के हिसाब से। लेकिन 26 बिस्से जमीन की कीमत 14 लाख कथमत नहीं हो सकती, कभी नहीं। तो मैंने वहीं एक वकील साहब अपने किसी क्लाइंट के साथ आए थे, मैंने उनको बुलाया, हमने कहा यार इनको ले जाओ, एक FIR इसमें धोखाधड़ी साजिश करते हुए फर्जी अभिलेखीकरण कराते हुए 2 बिस्सा को 26 बिस्सा बनाते हुए 420 67 71 की तहरीर लाइए और उसके खिलाफ लगाऊंगा गैंगस्टर और तब कुछ इनकी शायद मदद हो पाए। तो मैंने केवल 420 अगर बनता कि धोखा देकर के 420 कर लिया, शाठम समाचार तो 420 में बेलेबल है, आपको पुलिस अरेस्ट भी नहीं कर सकती, 7 साल से कम की सजा है। तो कम से कम ऐसा मुकदमा लिखाना था जिसमें 7 साल से अधिक की सजा हो सकता है उसकी वजह से माता जी के साथ वो कम्प्रोमाइज कर ले, कोई रास्ता निकल। नहीं तो उनकी उम्र ऐसी नहीं थी कि उनको अदालत के भरोसे छोड़ देते और 40 साल बाद उनकी तीसरी पीढ़ी कोई निर्णय ले पाती, शायद उस समय भी निर्णय न होता क्योंकि बैनामा हुआ था। उसमें चूंकि आप आम आदमी के रूप में देखें तो आप भी जब बैनामा कराने जाते होंगे तो इतना छोटा छोटा इतना ज्यादा तकनीकी शब्द रहता है कि आदमी पढ़ता नहीं है, खाली कहते हैं कि यहाँ दस्तखत करिए, यहाँ दस्तखत करिए, दस्तखत कर देता है। जी। लेकिन मुझे इस बात का भरोसा था कि 14 लाख में 26 बिस्सा जमीन वहां नहीं मिल सकती। इसका मतलब जिसने फोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और धोखा देने के इरादे से और मुकदमा लिखाया, आपको आश्चर्य होगा कि 8-10 दिन बाद ही बिना कोई विवेचना हुए माता जी आई और बड़ी प्रसन्न आशीर्वाद देते हुए कि साहब उसने हमारा 24 बिस्सा जमीन वापस कर दिया। तो इन सब से जो जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो संतुष्टि मिलती है, वो किसी भी अदक पदक से नहीं मिल सकती। किसी भी मंदिर मठ में पूजा पाठ करने से नहीं मिलता, कभी नहीं। माने वो सुख और कहीं मिल ही नहीं सकता। और डेली इस तरह के 1-2 दृष्टांत सामने आते थे तो मन बड़ा प्रसन्न रहता था। एनर्जी लेवल डेली जब मैं वापस, जैसे लोग ऑफिस से घर आते हैं तो थके होते हैं, मेरा ऊर्जा लेवल बढ़ा रहता था। और सुबह जब ऑफिस जाता था तो इस बात का उत्साह रहता था कि आज फिर कोई ऐसा आएगा कैसे सॉल्व करूंगा। तो पुलिस की नौकरी में वो अवसर है, इसलिए मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि जिनके हृदय में संवेदना है, जो मैंने इम्पैथी, एक तो सिंपैथी होती है जो कागजी होती है, आपके यहाँ कुछ हादसा हो गया तो मेरी सहानुभूति आपके साथ। एक शब्द है इम्पैथी, इम्पैथी है परानुभूति। जब हम आपकी भावनाओं के समकक्ष पहुंच के उसकी फीलिंग को आत्मसात करें तब जाकर के वो मजा उतना है। तो इम्पैथी के लेवल पे जाकर के जब अधिकारी पब्लिक से जुड़ेगा तभी आनंद आएगा। नौकरी का नहीं तो नौकरी बोझ की तरह लगेगी, उसे लगेगा कहाँ 6 घंटा काम करेगा तो 8 घंटे थकान, उबन और निराशा, हताशा, तनाव, बीपी, शुगर इसमें ग्रस्त रहे। तो अभी बीपी वगैरह सब आपका नॉर्मल? हाँ, मैं ठीक हूँ फिलहाल। शुगर वगैरह? हाँ, ठीक है। माशाल्लाह, भगवान करे आप ऐसे ही चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बने रहें। अच्छा ये बताइए सर कि अभी आपने क्राइम और इतना वो फोर्जरी ये सब सारी बातें बताई, तो पुलिसिंग के साथ एक और नया चैलेंज, मेरे ख्याल से नया चैलेंज ही जुड़ रहा है। हालांकि वो चैलेंज तो पुराना ही है कि साइबर क्राइम होते होते आजकल एक नया शब्द प्रचलन में आ गया है, डिजिटल अरेस्ट। देखिए ये इसके बारे में अब अपराधी बड़ा जागरूक और सावधान हो गया है, पढ़ा लिखा है ना? पढ़ा लिखा है और उसे सड़क पे गोली चला करके हत्या करके पैसा लूटने के बजाय अगर बैठे बैठे उससे कई गुना पैसा वो निकाल सकता है। क्या सारा खेल पैसे का है, क्या जरूरत है धूप में? सिस्टम इकोनॉमी के लिए है। जी। और भारत में दुर्भाग्य से मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब मेरा IAS का इंटरव्यू था तो सुरेंद्र नाथ जी बोर्ड के चेयरमैन थे जी। तो उन्होंने मुझसे पूछा 91 में कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में आपकी क्या राय है।
ठीक। तो मैंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था जमाखोरी, कालाबाजारी, टैक्स चोरी, कमीशनखोरी और घूसखोरी के पैमानों पे खड़ी। जो जितनी निष्ठा से इस पैमाने पे चला, आज़ादी के बाद वो उतना संपन्न होता चला। हुआ और नियर अबाउट मुझे लगता है कि 30 साल से अधिक का समय बीत गया जी। लेकिन आज भी कम बेश स्थिति ऐसी ही है। आम आदमी जो तब जहाँ था आज भी लगभग वहीं। जी जी। और जिन लोगों ने ये सब नंबर 2 के धंधे अपनाए वो विकसित हुए। तो खेल इकोनॉमी का, तो जो आपराधिक मानसिकता के लोग थे थोड़ा जागरूक हुए, ये भी नहीं बहुत पढ़े लिखे। अब आप इसको देखिए कि जामताड़ा में पढ़े लिखे लोग नहीं पढ़े लिखे। हाँ, कई हजार करोड़ की अर्थव्यवस्था साल भर में चल रही है, टर्नओवर है वहाँ पे। हाँ, तो शिक्षा से न तो नैतिकता का कोई संबंध है। अशिक्षित लोगों ने किस तरह से शोषण किया है कभी आप देखें, लेमैन की तरह। जी जी। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के बीसी प्रोफेसर किस तरह के करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जो शिक्षा जगत के बड़े ऊंचे पदों पर हैं। कभी हम लोग तो टीचर इसलिए नहीं बन सकते थे, उस जमाने में डिग्री कॉलेज में 35-40 लाख रुपए चलता था, 90-91। अच्छा। हम ऐसे परिवार के नहीं थे कि हम 35-40 लाख रुपए कहीं दे पाते और टीचर बन पाते। इसलिए टीचर बनने का सपना हमने बहुत शुरुआती दौर में छोड़ दिया। कमीशन बना था, अद्भुत किस्म का कमीशन था। तो कमोबेश परिस्थितियां आज भी बहुत कुछ वैसी ही है जी। और अच्छा, ये डिजिटल अरेस्ट में बेसिकली ये डिजिटल अरेस्ट में देखिए, इसमें कुछ इस तरह से करते हैं कि आदमी घबरा जाता है। अच्छा। और फिर उसको उस माया चक्र से बाहर निकलने नहीं देता है। उसमें सामने जो आदमी आता है वर्दी पहने हुए होता है, जो डीपी लगी होती है वो पुलिस की वर्दी में इस तरह का लगता है, आवाज भी उसी तरह की होती है। आदमी इतना भयाक्रांत हो जाता है कि वो न तो किसी को बता पाता है, जब तक उसके सारे पैसे वो निकाल नहीं लेते तब तक उसको मोबाइल से दूर नहीं होने देते। हाँ। यही डिजिटल अरेस्ट है। जी जी जी। मतलब वो फिजिकली आपको नहीं अरेस्ट कर रहा है, लेकिन मेंटली आपकी फीलिंग्स आदि को इस तरह से जकड़ देते हैं कि आप डर बस जो है उसके बाहर नहीं निकल पाते और बचने का रास्ता तलाशने लगते हैं। और ठीक है, वो इसे है कि जैसे नींद, स्वप्न, कई बार सपने में आप फंस जाएं तो जब तक आप जगेंगे नहीं तब तक आप स्वप्न से बाहर नहीं जा सकते। आपको प्यास लगी हो सपने में तो माने हकीकत का पानी चाहे जितना कमरे में रखा हो, लेकिन वो स्वप्न जल ही आपके स्वप्न की प्यास को बुझा सकता है। तो वैसी ही कुछ स्थिति ला देते हैं। तो वो कहीं किसी से संपर्क नहीं करने देते, आदमी घिर जाता है चारों तरफ से जी। और जब तक इस बीच में जो वो आदेश देते जाते हैं वो भी करता रहता है, लास्ट में जब खाली हो जाता है तब उस अरेस्ट के बाहर आता है, तब तक वो सब कुछ गंवा चुका। अच्छा, ये बताएं सर कि इससे बचने का कोई उपाय? बचने का उपाय यही है कि अभी आज से 5-7 दिन पहले मेरे मोबाइल पे एक प्राइवेट नंबर से जिसपे अमित रस्तोगी लिखा था। अच्छा। एक फोन आया जो मतलब कह लीजिए जैसी कंपनियों में बोलते हैं कि इनकम टैक्स विभाग से बोल रहे हैं, आज आपके अकाउंट से पैसों की कटौती हो जाएगी और यदि आपके पास बताने के लिए कुछ है, कोई प्रूफ है तो आप 9 दबाएं। अच्छा। तो मुझे पता है कि कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस तरह की बात नहीं करता। मैंने उसको ब्लॉक किया और काटा और ब्लॉक किया। तो हमको हमेशा सतर्क रहना है। कोई भी जो सरकारी संस्थाएं हैं, बैंक हैं, न तो आपसे OTP मांगेंगे, न आपसे कोई इस तरह का मैसेज देंगे, लेकिन आदमी कई बार कमज़ोर पड़ जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है, कुछ नंबर 2 का मामला होता है तो उस वजह से भी अंदर से डरा सहमा होता है। जब आप कर देते हैं। हाँ, जब आप नंबर 1 होंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं। अज्ञानता में तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि आपके अकाउंट में उतने पैसे हैं जो आपने परिश्रम से पसीना बहा के निकाला है जी जी, तो फिर आप डिजिटली अरेस्ट कम हो पाएंगे जी। और वो तलाशते ऐसे ही हैं जो 4 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़। एक महिला ने 8-10 करोड़ रुपए की जमीन बेची थी यहीं बनारस की, अभी कुछ दिन पहले की घटना है कुछ। हाँ, और बस उसको डिजिटली अरेस्ट कर लिया। और चूंकि इतना पैसा था कि उन्हें कानून का ज्ञान बहुत से ज्यादा लोगों को नहीं जी जी जी, तो उनको लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया है। पैसे अकाउंट में थे, जमीन की बिक्री के थे, लेकिन धीरे धीरे सारा पैसा उनका निकाल लिया। लेकिन उस केस में पुलिस ने भी सतर्कता
दिखाई थी और नहीं, बरामदगी हो रही है आजकल, तमाम जी। कार्य माने रिकवरी हो रही है। और एक तो बड़ा अद्भुत केस था कि हम थे तब यहाँ कि एक छात्रा के साथ पुलिस वाले बन करके और उसकी अश्लील तस्वीर प्राप्त किए। हाँ। लड़की को फ़ोन किया और बताया कि हमारे पास, हम क्राइम ब्रांच फला जगह से बोल रहे हैं, हाँ। हमारे पास आपकी जो है नेकेड तस्वीरें हैं, अश्लील फोटोग्राफ्स हैं, हमको मिलान करना है कि वो आपके हैं या नहीं, और आप दीजिए, नहीं तो हम आपकी गिरफ्तारी कर लेंगे और आपको ले आएंगे, फिर यहाँ होगा। वो लड़की डर गई और डरने के बाद उसने अपने मतलब वस्त्र विहीन फोटोग्राफ भेज दिए इस आधार पे कि शायद मैच करेंगे, और फिर उससे उसको ब्लैकमेल करने लगे। अब वो सुसाइडल कंडीशन में आ गई। लेकिन सौभाग्यशाली थी, कुछ लोगों ने उसको समझाया, उसने दिया। झांसी से 6-7 लड़के पकड़े गए, आज भी यहाँ चौकाघाट जेल में बंद है। तो बहुत सतर्क रहने की जरूरत है सबको, विशेष रूप से बच्चियों को। कई बार वो माने उसे धमकाया जाता है। अब अगर आपने 1-2 बार किसी अपने फ्रेंड के साथ ही कोई ऐसी हरकत कर दी है जी तो उसे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो फोटोग्राफ प्राप्त कर लिए हो। तो एक तो जिंदगी अमूल्य है और चीज़ें बहुमूल्य हो सकती हैं, लेकिन ज़िंदगी अमूल्य है। तो फीलिंग के स्तर पर, जीवन जीने के स्तर पर इसके साथ बहुत अधिक कंप्रोमाइज़ किसी को नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से टीनेजर्स को और कम उम्र के लोगों को, बच्चों को, कि समझाने की आवश्यकता है कि एक जागरूकता उनमें डाली जाए। माँ बाप बच्चों की काउंसलिंग करें। जिस तरह के क्राइम पैटर्न इस समय चल रहा है, अब सड़क पर लूट की संभावना कम है, लेकिन फोन के माध्यम से आपके लूटने की पूरी लूट संभव है। और किस तरह का अवसाद जिस बच्ची के साथ हफ्तों तक, महीनों तक चल रहा हो, और जैसा वो आदेश कर रहे हो वैसा वो कर रही हो, तो ऐसे में ज़रूरत है गार्जियन को भी, जब देखें कि बच्चे अवसाद की ओर जा रहे हैं या उनके बिहेवियर में कुछ चेंज हो रहा है, तो उनकी काउंसलिंग करें, उनसे बात करें, उनकी समस्या को समझें और तत्काल पुलिस से संपर्क करें। पुलिस बहुत तेज़ी के साथ जो है इस पे काम कर रही है, और शासन के स्तर से भी और पुलिस कार्यालय डीजीपी साहब के स्तर से भी लगातार प्रयास चल रहे हैं कि जो साइबर क्राइम का नया महारोग, महामारी कह लीजिए, एक कोरोना कह लीजिए, जो आया है, इससे कैसे लड़ा जाए। तो पुलिस तेजी के साथ जागरूक हो रही है और उसको प्रशिक्षण भी लगातार मिल रहा है। शुरुआती दौर में आज से 5-6 साल पहले जब इस तरह की घटना होती थी, थाने वाले भगा देते थे, करे भाई बेवकूफ हो तो हम मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पुलिस को भी नहीं पता था करना क्या है। धीरे धीरे इसका प्रशिक्षण लोगों को मिला, जागरूकता मिली, तो अब तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। जब भी ऐसा कुछ हो तत्काल संपर्क करें। जी। अच्छा संतोष सर, अब एक अंदर की बात हम बात करते हैं आपसे। द सुधांशु शो में अंदर की बात ये है कि अभी तक आप प्रशासनिक सेवाओं में वो बिल्कुल कुछ भी आपको चाहिए या कहीं भी जा रहे हैं तो एक प्रोटोकॉल और एक ढेर सारे आपके कारिंदे, चूंकि पद भी आपका ऐसा है कि आपके ढेर सारे नीचे मातहत लोग आपके लिए तैयारी रखते थे, और उस समय का सोशल सिस्टम और अभी का जो संतोष सिंह जी हैं सेवानिवृत्ति के बाद, अभी कैसा फील करते हैं? अभी मजा आ रहा है या उसमें? देखिए, हमको दोनों में मजा था जी, और मैं तब भी आम आदमी था, अब भी आम आदमी हूँ। क्या बात है। और मैं एसपी सिटी बनारस था तो 10 बजे रात को भी अपनी सब्जी स्वयं खरीदता था, और एसटीएफ एटीएस में रहा तो उस समय फुर्सत थी तो भी अब खरीदता था। केवल एसएसपी एसपी होने के बाद अब सब्जी की दुकान पर उतरना थोड़ा गरिमा के प्रतिकूल था, अपनी नहीं बल्कि पद की गरिमा के बहुत अनुकूल नहीं था। तो केवल उतने समय को छोड़कर तो मैं सब्जी स्वयं खरीदता हूँ, अपनी पसंद की खरीदता रहा, आज भी खरीद रहा हूँ, तब भी इंजॉय करता था, अब भी इंजॉय करता हूँ। चूँकि लोगों से आम आदमी की तरह मिलता था, तो जैसे फल वाले सब्जी वाले देखते हैं, भाग के आते हैं, पैर छूते हैं, नमस्ते करते हैं, तो उन्हें लगता है कि अपना आदमी। क्योंकि मुझे याद है कि सन 2003-4 में मैं सीओ कैंट था जी। तो कचहरी के गेट पे एक बच्चा पौधे बेचता था, मुश्किल से 8-9 साल का, 10 साल का बच्चा था। तो कचहरी के माने दूसरे वाले गेट पे पौधे, फूल आदि के पौधे बेचता था। एक दिन रोते हुए आया, बरसात हो रही थी, तो हम सीओ कैंट थे, वहीं कचहरी चौकी के बाहर गाड़ी में बैठे थे, तो रोने लगा। हमने कहा क्या हुआ? तो बताया कि दीवान जी ने हमारा गमला फोड़ दिया। तो हमने कहा क्यों फोड़ दिया? कहा साहब 10 रुपया रोज लेते हैं और आज बुहनी नहीं हुई थी, एक पैसा आया नहीं, तो वो आए पैसा मांगे, हमने पास था नहीं, तो गमला फोड़ दिए।
मैंने दीवान को बुलाया, चौकी इंचार्ज को बुलाया, उसी के सामने बहुत धमकाया और हमने कहा कि अगली बार मुकदमा लिखा दूंगा। इसके बाद वहाँ जो फल वाले और ये पौधे बेचने वाले थे, माने ये सब मुझे मतलब मुक्त हो गए उस पुलिस के लेन देन से। और बाद में जब मैं यहाँ से चला भी गया तो कभी कोई चौकी इंचार्ज आता था, तंग करता था, तो मुझे फ़ोन करते थे। और आप आश्चर्य करोगे कि जब मैं डीआईजी था यहाँ, अच्छा, तो एक दिन मैं चौराहे से गुजर रहा था तो एक फूलों का पौधा बड़ा अच्छा दिखा। अच्छा, तो मैं रुका, सादे कपड़ों में था, मैंने गाड़ी दूर छोड़ी, वहाँ पहुँच गया। वो बच्चा थोड़ी देर एक आदमी वो मुझे देखता रहा, फिर भाग के आया पैर पकड़ करके, अरे साहब। मैंने कहा कौन हो? कहा साहब मैं वही छोटा बच्चा हूँ जिसको अच्छा। कि हमने उसको एक्स्ट्रा देने का भी प्रयास किया कि लो मेरी ओर से मिठाई खाना, लेकिन वो इतना भावुक हो गया कि उसने कहा नहीं साहब आज नहीं लेंगे, अगली बार आप आओगे तो लेंगे। तो पब्लिक ऐसा नहीं है कि मतलब एहसान फरामोश हो। जी, वो आप थोड़ा सा कदम बढ़ा के देखिए, वो 4 कदम आपसे आगे मिले। जी, मैं एक पौधे वाले की बात कर रहा हूँ, उसके सेंटीमेंट की बात कर रहा हूँ। जी, जी, और अभी भी मैं जब फल लेने जाता हूँ, जैसे एक दुकान पे आया, मान लिया कोई नया ठेलिया वाला है, तो 2-3 भाग के आते हैं, करे साले पुराने वाले साहब हैं हमारे। तो हिसाब से रेट लगाना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये माने एक आदमी का फल ठेलिया वाले की स्तर की संवेदना दिखाना, जी, जी, एक पॉजिटिविटी। बहुत बहुत। हाँ, मतलब ये बात पैसे की नहीं, 1-2-4 रुपए से मेरा कुछ होने वाला है, हाँ, सही। या उसका कुछ होने लेकिन वाला वो है। अच्छी चीज हाँ, देगा, लेकिन एक संवेदना जो उसके मन में है, जो Emotions सम्मान है। उसके जुड़े। जबकि पुलिस के पर ट्रांसफर के बाद अमूमन लोग जो है बड़ी हे दृष्टि देखते हैं, उन्हें लगता है कि गया। तो सच कहिए तो बीमारी, शुगर, बीपी तमाम हो जाता है, वो नेग्लेक्ट होने लगते हैं समाज में। लेकिन वैसे अभी भी आपको माशाल्लाह देख करके ऐसा ही लग रहा है कि अभी आप डीआईजी वाराणसी आप ही हैं। खैर, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि सब्जी 10 बजे रात को भी आप लाते थे। आप चुन चुन के सब्जी लाते हैं, तो आपके काम में आपकी मैडम का यानी कि आपकी धर्म पत्नी का कितना सपोर्ट रहता है? बहुत क्या वो सब्जी वो नहीं लाती, आपको लाना पड़ता नहीं, है? वो कहाँ जाती सब्जी लेने, तो मैं चूंकि हमेशा टहलता रहता था शाम को स्पेशली जी, तो वापस लौटते समय 2-3 दुकानें थी जहाँ कुछ स्पेशल सब्जी मिलता था। आप सीजन मटर मिल जाती थी, क्या बात। आप सीजन भिंडी मिल जाती थी। अच्छा। तो हमको बल्कि घर आके डांट पड़ती थी, वो कहती थी कि आप सब्जी नहीं खाते, पैसा खाते हैं। लेकिन मुझे सीजन में तो स्वाद नहीं आता, तो आप सीजन जो है, जो स्वाद है, वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो सीजन में नहीं खाएंगे। हाँ। जैसे गोभी का सीजन में गोभी नहीं खाएंगे, तो वही मेरे साथ कुछ वैसा ही है। तो सीजन के पहले उन्हें सब्जी। हाँ, मतलब वो कुछ नयापन सा आता है। जी, जी, जी। और अपना काम करने में मुझे कभी हिचक नहीं रही, और आम आदमी की तरह जीने का मजा अलग है, आनंद है। और जो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के पास आज अवसर है, जी, जी, कुर्सी है, जी, वो उसका बेस्ट पॉसिबल जो भी संभव है सदुपयोग करें। जी, जी, जी। तो आम आदमी के लिए उपयोगी भी बनेंगे, शासन की जो मंशा है वो भी पूरी होगी, और उन्हें भी एक अलग किस्म का जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कहीं अंदर मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लगेगा कि ईश्वर अपने हृदय में। जी, क्योंकि मुझे रामचरितमानस चूँकि मेरा बड़ा प्रिय ग्रंथ था बचपन में, जी, और मैं जब 7वीं 8वीं में पढ़ता था तो लगभग मुझे पूरी याद थी। जी, और मुझे एक लाइन उसमें मिली कि वाल्मीकि के आश्रम में राम पहुँचते हैं और कहते हैं कि प्रभु जगह बताओ जहाँ मैं भी पर्णकुटी डाल के अनुज और पत्नी के साथ कुछ दिन रहूँ। जी। तो वाल्मीकि जी ने उनसे पूछा कि प्रभु पहले तो ये बताओ कि वह कौन सी जगह है जहाँ आप नहीं हैं। फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ रहना चाहिए। जी। तो तुलसीदास जी ने लिखा कि जे हरसहि पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विशेखी, और जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ये कहीं नहीं कहा कि आप पाषाण में रहिए, आप मंदिर में रहिए। उन्होंने कहा कि जो दूसरों का सुख देख के सुखी होते हैं और दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, जिनके हृदय में छल कपट दंभ माया नहीं है, उनके हृदय में आप निवास करो। जी, जी, जी। तो मुझे लगता है कि इससे हृदय से बेहतर मंदिर तो संसार में कुछ है नहीं।
जी जी, बहुत बढ़िया। वैसे संतोष सर से बात करके मुझे बहुत मजा आ रहा है और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत मजा आया होगा। तो आज चूंकि समय हमारा ऐसा अब होता जा रहा है कि अब हमें विदा लेने का दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन जो समय का दस्तूर है, जो समय की मांग है, अब हम लोगों को अभी विदा लेना होगा। तो आप हमारे शो में आए, द सुधांशु शो के दर्शकों से आप रूबरू हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज के लिए हमारे शो में बस इतना ही। अगली बार हम होंगे एक नए अतिथि के साथ। तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।